हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए PYQ क्वेश्चंस को। और इस PYQ की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो हमने 2018 में जो मेल शिफ्ट के पेपर हुए थे उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेल शिफ्ट के 2 पेपर हुए थे, हमने दोनों ही पेपर के केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर कर लिया है। आज हम TGT नेचुरल साइंस के लिए ही फीमेल शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 2018 में हुए थे। तो फीमेल शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि भी ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। जब आप PYQ क्वेश्चंस को देखोगे तो वहाँ पर देखना आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि ओजोन लेयर कौन सी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, क्या आएगा भी ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से रीजन में होता है भी, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखो उसी से रिलेटेड है, ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है। सेम शिफ्ट में पेपर आया है, क्वेश्चन आया हुआ है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। यहाँ पर अब ये पूछ लिया है कि कौन सी हार्मफुल रेडिएशंस होती है जिनको ओजोन लेयर क्या करती है अभी, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कौन सी रेज़ को एब्जॉर्ब करती है अभी, UV रेज़ को करती है। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो हमने PYQ क्वेश्चंस में ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन भी हमने मेल शिफ्ट में डिस्कस किया था कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं भाई, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद, लिमिटेड अमाउंट में है। और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, जनरेट होते रहते हैं बाय नेचर में खुद से अपने आप ही जनरेट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ट्राई करके देखना कि इसमें से क्या ऑप्शन आएगा, कॉयल होगा, सनलाइट होगा, विंड होगा या फिर टाइड होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि ये लास्ट पेपर में ही हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं। तो आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑप्शंस क्या है, देखो ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने किसी ना किसी फॉर्म में ना PYQ क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एसिड रेन से भी देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 21 का पेपर हो चाहे 2018 का पेपर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। यहाँ पर आपको देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपोनेंट एसिड रेन का होता है। HCl H2SO4 है, HCHO है, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का। किसका बन जाएगा भी, फॉर्मल्डिहाइड का। HCO3 है। तो यहाँ पर एसिड रेन में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं देखो कौन कौन से होते हैं, H2SO4 होता है, HNO3 होता है और साथ में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस को, कौन सा आंसर आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने बहुत अच्छे से सारे एलिमेंट्स की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इनके क्या इफेक्ट होते हैं ये भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी आपको। मिनेमाटा डिजीज़ इज कोज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। यहाँ पर ये पूछा है कि जो मिनेमाटा डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ये होती है मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग विद कैडमियम। वहाँ पर जब हमने डिस्कशन किया था तो ये भी बताया था कि कैडमियम जो डिज़ीज़ होती है, कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो कौन सी होती है। तो जो कैडमियम पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है अभी, ऑप्शन नंबर बी, इताई डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन भी बाकी शिफ्ट में भी आया हुआ है, देखते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो आप, और ये आपको करना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके एक टॉपिक, तो उसी के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करना है। और इसके ऊपर हमने थ्योरी वीडियो को भी डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी भी इस टॉपिक की हमने डिस्कस की हुई है। क्या है देखो क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन सल्फेट आयन एंड आयोडीन मोलिक्यूल इज़। यहाँ पर सबसे पहले सल्फेट आयन कैसे लिखते हैं, आयोडीन मोलिक्यूल क्या होगा ये देखते हैं, फिर यहाँ पर इंट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव
आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होता है I2, आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होता है I2। ये क्या है यहाँ पर सल्फेट आयन, ये क्या है यहाँ पर I2 मॉलिक्यूल। अब देखो सल्फेट आयन तो क्या है, आयन है, और कौन से टाइप का आयन है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, मतलब कि ये अनायन है। I2 क्या बनेगा यहाँ पर, नॉन पोलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डायपोल प्रोड्यूस नहीं होंगे। I2 कैसे बना है, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर क्या कर रखा है, बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। तो यहाँ पर ये बन गया ये, तो ये क्या है I2। ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो एटम्स है मॉलिक्यूल में वो कैसे सेम है। अगर देखो दोनों डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहाँ पर क्या होता है, चार्ज में डिफरेंस आता है। एक एलिमेंट के ऊपर क्या है, ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम पे क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि HCl है। तो HCl को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, डाइपोल बन रहे हैं। जबकि I2 के मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरह से बन रहा है I2। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन है, ये जो सल्फेट आयन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये इस I2 मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, जब ये I2 मॉलिक्यूल इस आयन के साथ इसको अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस I2 मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो क्या है, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। किस तरह से डिस्टॉर्ट होगी, अब ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसका मतलब एक आयोडीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब कि यहाँ पर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव आयन है। ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आयन है। तो ये जब इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, तो यहाँ पर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखो I2 का खुद का नेचर कैसा था, नॉन पोलर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन यहाँ पर क्या है, डाइपोल क्रिएट हो गए। यहाँ पर क्या है, डाइपोल क्रिएट हो गए। तो ये डाइपोल कैसे हैं, इंड्यूस हैं, मतलब जनरेट हुए हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ये कौन से टाइप का फिर इंटरेक्शन बन जाएगा, आयन ने क्या किया है, डाइपोल को इंड्यूस भी किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, आयन इंड्यूस डाइपोल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप वो थ्योरी वाली वीडियो को देख सकते हो, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम द डस्ट पार्टिकल्स इन इट्स पाथ बिकम क्लियरली विजिबल, दिस इज ड्यू टू। ये आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में मतलब जनरल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम द डस्ट पार्टिकल्स इन इट्स पाथ बिकम क्लियरली विजिबल, दिस इज ड्यू टू। ये देखो ये जो फिनोमिना यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ये आपने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि डार्क रूम में जो बीम ऑफ लाइट आती है, रे आती है लाइट की, वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका पाथ क्लियरली क्या है, विजिबल होता है। देखो इस तरह से कुछ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये विंडो है, इस विंडो में से क्या है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आती है तो इसकी वजह से देखो ये आपको शेडो से दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इसका पाथ है डस्ट पार्टिकल का, जो ये पाथ है, ये क्या है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल बन रहा है। हो गया ये क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लियरली विजिबल होता है। तो इस इफेक्ट को हो गया ये क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये विजिबल है ना इस तरह से, तो ऐसा आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कॉलॉइड और फाइन सस्पेंशन। और ये एग्जांपल हो गया क्या भाई, किसका, टिंडल इफेक्ट का हो गया है। तो यहाँ पर देखो आपको यही दिया हुआ था कि जो बीम ऑफ लाइट होती है जब एक डार्क रूम में एंटर करेगी तो डस्ट पार्टिकल आपको विजिबल होते हैं। ये कौन से इफेक्ट की वजह से होते हैं, तो इट इज़ ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर भी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ है, ये मॉल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। क्या है देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन CO2 इफ 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन 0.03% वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। STP और NTP सेम ही होता है। क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पास 1 लीटर एयर है, कितनी है, 1 लीटर एयर है, 1 लीटर एयर है आपके पास, 1 लीटर एयर प्रेजेंट है, और इस एयर में क्या है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इस 1 लीटर के अंदर क्या है भाई, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 1 लीटर में
ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट करोगे कि 1 लीटर का जो 0.03% बनता है वो कितना आता है। फिर वो अमाउंट क्या हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम हो जाएगी किसकी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितने आएंगे। तो देखो 1 लीटर का 0.03% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 0.03 अपॉन में क्या आ जाएगा 100%, का मतलब यही तो होता है 1/100। देखो जैसे 100 का 20% कैलकुलेट करना है, 100 मल्टीप्लाई में 100 का 20% का मतलब क्या है कि 100 मल्टीप्लाई में 20/100 ये होता है। तो सेम ऐसी 1 लीटर का 0.03% क्या बन जाएगा, 1 इंटू में 0.03 अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके पास किसकी अमाउंट आ गई भाई, CO2 की। किसकी आ गई, CO2 की, कि 1 लीटर में जो CO2 प्रेजेंट होगा कितना होगा भाई 0.03 इंटू में 10⁻⁴ मतलब आप इसे ऐसे चेंज करके भी लिख लो। यहाँ पर ये डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या है, नीचे और 2 0 आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो ये यहाँ पर क्या है आपके पास CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ गई है। अब ये 1 लीटर के अंदर इतने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रेजेंट है, लीटर है ना, लीटर का क्या मतलब है वॉल्यूम। तो अब इसी अमाउंट में, इसी वॉल्यूम में आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं कि कितने बनेंगे। तो देखो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज़ अगर बात करें तो वो कितना होता है अवोगैड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और यहीं पे अगर 1 मोल वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ये एंटिटीज़ की टर्म्स में है, ये वॉल्यूम की टर्म्स में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वली होंगे, क्योंकि 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ एंटिटीज़ ही है और 1 मोल का मतलब क्या है भी, इतने नंबर ऑफ, मतलब इतना वॉल्यूम से है। तो इसका मतलब क्या है कि आपस में ये दोनों भी तो इक्वली होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 कंटेन्स, यानी कि 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स होंगे वो कितने होंगे भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने होंगे। यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवीज़न में क्या आ जाएगा भाई 22.4। फिर क्या करना है, ये आपके पास CO2 की अमाउंट है तो इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू में 10⁻⁻⁴ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यूनिटरी मेथड में ऐसे ही तो करते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या है 22.4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई 3 इंटू में 10⁻⁻⁴। अब क्या करें, यहाँ से ये डेसिमल को भी रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये 6022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 10⁻⁻⁴ और अपॉन में क्या है 224। अब देखो इसके लिए डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या है, नीचे 1000 आएगा, 1000 मतलब क्या 10⁻3 और साथ में देखो 22.4 का जब आपने डेसिमल रिमूव किया तो इसके लिए 10 आएगा और वो 10 क्या है ऊपर चला जाएगा, वो 10 क्या है भी ऊपर चला जाएगा डिवीज़न में। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर जब आप ये सॉल्व करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा, देखो 3 2 6, 3 2 6 0, 3 6 18, ये आ गया डेसिमल। ये 10⁻⁴ को सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर ये पावर और ये पावर ऐड होगी तो कितना आ जाएगा 10⁻24, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में क्या है 10⁻⁻⁴ और ये वाली भी पावर अगर ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻3, पावर नीचे से ऊपर जाती है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो क्या हो जाती है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो 3 पावर है ये क्या है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी, तो ये क्या है ये -7 बन जाएगी। 10⁻24 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10⁻⁻7, बेस सेम पावर क्या होती है ऐड होती है। तो यहाँ पर क्या है 24 में से जब आप प्लस करोगे 7 को तो प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा। तो 24 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 10⁻17। तो ये पूरे पावर को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 10⁻17 और डिवीज़न में क्या था देखो 224। जब आप ये डिवाइड करोगे ठीक है इससे 224 से तो यहाँ पर क्या आएगा डिवीज़न के बाद इट विल कम आउट, ये कुछ आएगा 80 के आसपास कुछ आएगा समथिंग। तो ये आएगा ऐसे 80.65 इंटू में 10⁻⁻ कितना भी 17। अब यहाँ पर क्या है ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इस डेसिमल को जब आप 1 प्लेस शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8.065 इंटू में यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगा 10⁻18। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये आपको, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 8 ही दिया हुआ है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नहीं दी हुई है।
तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हो देखो आपको, द एज ऑफ एंशिएंट आइडल इज एस्टिमेटेड बाय, आइडल का मतलब क्या है यहाँ पर, मूर्ति से है, किससे मतलब है, मूर्ति से, देखो दिया हुआ भी है। तो आपको कोई पुरानी मूर्ति है उसकी क्या है, एज को एस्टिमेट करना है, एज का आइडिया लगाना है, तो उसके लिए हम कौन से मेथड को प्रेफर करते हैं, यूरेनियम लेड मेथड को, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को, एक्टिनियम लेड मेथड को, या फिर थोरियम लेड मेथड को। तो देखो इसके लिए जो हम प्रेफर करते हैं वो कौन सा मेथड होता है अभी, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम लेड मेथड। और जो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड रहता है ना, इससे क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, मतलब अभी नहीं है, मतलब अभी डेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एज का एस्टिमेट लगा सकते हैं। लाइक कोई प्लांट है, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई एनिमल का क्या है, मतलब वो स्केल्टन वगैरह मिला है, तो उसकी यहाँ पर एज का एस्टिमेट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। लेकिन जो यूरेनियम मेथड रहता है, यूरेनियम लेड मेथड रहता है, इससे आप कोई रॉक है, मोनूमेंट्स है, या फिर कोई मूर्ति वगैरह होती है, आइडल्स वगैरह होते हैं, उसकी एज का एस्टिमेट लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा था, मूर्ति के लिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे प्लांट के लिए पूछा होता है या किसी एनिमल के रिगार्डिंग, तो फिर आंसर क्या आता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बेसिकली आपको यहाँ पर क्या है, देखना है कि कौन सा यहाँ पर आपको कन्फिग्रेशन सेम ग्रुप के लिए नहीं दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन इनमें से एक क्या है, डिफरेंट फैमिली की है, यानी कि 3 तो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, और एक क्या है इनमें से डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो वन बाय वन सारी ऑप्शंस को देखते हैं, सारे ऑप्शंस को देखते हैं, कन्फिग्रेशन को देखते हैं, कौन से एलिमेंट की दी हुई है, किस से बिलोंग करता है, फिर अपने ऑप्शन को यहाँ पर क्या है देखेंगे कि क्या आएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्या है, देखो ये जिनोन, तो ये इस तरह से पता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इस एलिमेंट के जैसे होती है। तो यहाँ पर क्या है, जिनोन दिया हुआ है, तो जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी, 54 होता है, क्या होता है 54, प्लस में 14 प्लस 10 प्लस 1, ये करके जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 79 आएगा, क्या आएगा 79। और जो 79 एटॉमिक नंबर होता है वो किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए, किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है। फिर बी ऑप्शन देखो, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का क्या होता है 36 होता है, क्रिप्टॉन का क्या होता है 36। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना, और जब आप ये ऐड करोगे तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और साथ में जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर बनेगा वो क्या आएगा 47 आएगा, और ये किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए। फिर इसके बाद है आर्गन, आर्गन का क्या होता है 18 होता है, और जब आप ये +10 करोगे +1, तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आएगा 29, और 29 किसके लिए होता है, कॉपर के लिए होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी आर्गन है, 18 + 10 + 2 + 5, ये जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, क्या आएगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 35 होता है, क्या होता है अभी 35 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर देखो एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता चल गया आपको, और यहाँ पर हमने देखा कि कौन से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का ये एलिमेंट बनेगा, जैसे 54, ये 79 के लिए गोल्ड है, 29 के लिए कॉपर है। अब यहाँ पर ऐसे तो आप देखो डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जब आप देखोगे ना, इसके लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल करते हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा ना, तभी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या तो ऐसे डायरेक्ट आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद हो कि भाई अच्छा ये एलिमेंट्स हैं, ये सेम ग्रुप से सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये वाले नहीं करते हैं, नहीं तो इसके लिए आपको क्या है बेसिक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर ये क्या है भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो 6s1 5d10 4f1, तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो किस में हुआ है अभी, डी में हुआ है, किस में हुआ है, डी में हुआ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर हुआ है अभी, डी में एंटर हुआ है। अब ये कैसे आएगा, मतलब ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डी में कैसे हुआ है, तो देखो इसके लिए हम n+l रूल को देखते हैं। 6s+1 ये क्या है 6s1 है, तो
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, N+L रूल को देखना है। मैं एक ही ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगी, बाकी वाले के डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। अगर आपको फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है डिटेल में, तो इसके लिए पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये क्वेश्चन आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए भी वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, कैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आपको वो वाली वीडियो प्लेलिस्ट देखनी चाहिए ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर N+L रूल के अकॉर्डिंग 6s के लिए N+L कैलकुलेट करेंगे, 5D के लिए और 4F के लिए। तो देखो L की वैल्यू कहाँ से आती है, SPDF से आती है। तो L की वैल्यू 0 1 2 3 ये S के लिए होती है, P के लिए, ये D के लिए, और ये F के लिए होती है। तो यहाँ पर देखो 6s है, तो क्या बन जाएगा 6 + 0। S के लिए क्या है, देखो 0 है, और 6 क्या है यहाँ पर, N की वैल्यू है। L की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर जो नंबर होते हैं क्वांटम नंबर यही होती है। L की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर 6 + 0 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6। 5D के लिए कितना आ जाएगा, 5D के लिए देखो वैल्यू क्या है, L की 2 है, तो 5 + 2 = 7, और यहाँ पर क्या है 4F, 4 प्लस में F के लिए वैल्यू क्या है 3, तो 4 + 3 = 7। तो जिसके लिए भी N+L की वैल्यू क्या होती है, कम आती है, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है। तो यहाँ पर N+L की वैल्यू किस में है, ये इसमें आई है, तो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल किया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर 5D और 4F दोनों के लिए N+L की वैल्यू क्या है भाई, दोनों के लिए सेम आई है, दोनों के लिए क्या है भाई, सेम आई है। तो सेम आई है, तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करे, तो किस में करते हैं अभी, जिसके लिए N की वैल्यू स्मॉल होती है। तो N की वैल्यू यहाँ पर किसके लिए स्मॉल है, 4F। यहाँ पर देखो N की वैल्यू 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए, F में। F में कितने जा सकते हैं 14, तो यहाँ पर फिल कर दिए हैं। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर लास्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, देखो यहाँ पर पहले आपको क्या है S में फिल करना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6s2 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 गए, D में लास्ट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या है देखो 5D 9 बचेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए और 14 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिल करने के लिए, 9 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बट देखो D जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। कितने हो सकते हैं 10, और ये क्या है यहाँ पर जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, S वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पर ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस रहता है ना, वो बहुत ही कम रहता है, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। तो 5D 9 से क्या बन गया 5D 10, और यहाँ पर ये क्या आ गया 6s1 आ गया। जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपने किस में फिल किए थे, 6s1 में किए थे। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये कन्फिग्रेशन ये बन गई। तो लास्ट में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर हुआ है, 5D 10 में। ऐसे ही आपको सब में चेक करना है, ऐसे ही आप क्या है सारे ऑप्शन में चेक करोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है। तो यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी D में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है D में जाएगा, और इसमें भी D में ही एंटर होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी D में ही इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बट ये क्या है, ब्रोमीन, देखो आपको नाम से भी पता होगा, ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर का ये जो एलिमेंट आया है, ब्रोमीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है अभी, ये आपको पता है, हैलोजन से। किससे करता है, हैलोजन से, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी किसी एलिमेंट का अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो ब्रोमीन का हमें पता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। और यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, P में है, तो P ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये क्या बन जाएगा भाई, डिफरेंट ब्लॉक का बन जाएगा। उसने यही तो बोला था जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगर आपको ग्रुप नंबर भी आइडेंटिफाई करने हैं तो D ब्लॉक के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, D ब्लॉक के लिए करते हैं NS इलेक्ट्रॉन। NS का मतलब क्या है कि जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है S में, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्लस में आपको क्या करना होता है N-1D इलेक्ट्रॉन। N-1 का क्या मतलब है, D बोल रहा है, तो यानी कि ये जैसे 5D है, N की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, तो N-1 मतलब 6 - 1 5D के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है N-1 4 - 1 3D के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है 4D के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर D ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर आ जाएगा। D ब्लॉक के लिए क्या है, ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे देखो इसके केस में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है NS में, प्लस में N-1 D में कितने हैं, यहाँ पर 10 है, तो 10 + 1 क्या आ गया 11। तो इट मीन्स ये जो गोल्ड है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है भाई, यहाँ पर 11th ग्रुप से बिलोंग करता है। D ब्लॉक एलिमेंट है,
पीरियड नंबर इसका क्या है, जो भी यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, इनमें से सबसे बड़ा। तो यहाँ पर पीरियड नंबर क्या है, 6 है। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपना आंसर तो आ गया ना समझ में, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे ही देखो पी के लिए भी हम यहाँ पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर पी के लिए देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस में NS इलेक्ट्रॉन प्लस में NP इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस में NS, एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 है, तो 2 प्लस में पी में कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर कितना आ गया देखो, 17। और आपको पता है हेलोजन्स जो होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 17 से। पी ब्लॉक है, 17 से बिलोंग करता है, 17 ग्रुप से। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, पीरियड नंबर की, तो वो क्या आएगा, यहाँ पर 4th आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देखो, मैंडली पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है आपको कि मैंडली प्लेस द एलिमेंट्स कॉपर एंड सिल्वर अलोंग। यहाँ पर जो मैंडली पीरियोडिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग जो कॉपर और सिल्वर ये दोनों एलिमेंट्स थे, कौन से एलिमेंट्स के साथ रखे गए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्कैनेडियम, न्यूट्रियम, ये फिर पोटाशियम, रुबीडियम दिया हुआ है, बोरोन और एल्युमिनियम दिया हुआ है। तो देखो कॉपर और सिल्वर, तो जब आप कॉपर और सिल्वर को देखोगे, कॉपर और सिल्वर, तो यहाँ पर कॉपर ये रहा और सिल्वर कहाँ पर है, ये रहा। तो अब देखो कॉपर और सिल्वर किसके साथ रखे हैं, पोटाशियम और रुबीडियम के साथ। पोटाशियम और रुबीडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 से। तो आप ये बोल सकते हो कि ग्रुप 1 के साथ रखे गए। अगर यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया होता या फिर मेटल्स के अकॉर्डिंग दिया होता, ऐसे कि अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन्स है, इस तरह से अगर ऑप्शन होता तो अल्कली मेटल्स आंसर होता। अगर यहाँ पर ग्रुप नंबर दिया होता तो ग्रुप 1 आंसर बनता। और यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखो पोटाशियम और रुबीडियम के साथ रखे गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कंजुगेट बेस। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कंजुगेट बेस नहीं बनाता है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा है, अभी ब्रोंस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट है जो हम एसिड बेस की थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, उसमें से ये एक थ्योरी है। हम 3 थ्योरीज़ को पढ़ते हैं एसिड बेस में, कौन कौन सी होती है, अरेनियस कॉन्सेप्ट, एक लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है और एक कौन सा होता है, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कंजुगेट बेस क्या होते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड क्या होता है, जो भी प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो भी क्या होते हैं, अभी प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिड बन जाते हैं। क्या होते हैं वो, एसिड होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो भी H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं भी, एसिड्स होते हैं। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो भी प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका है भी, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है। अब यहीं से कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। कैसे, अब देखो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव डोनेट करता है। भाई H पॉजिटिव डोनर का काम कौन कर रहा है, एसिड। तो यानी कि जो भी सब्सटेंसेस H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या बन जाता है, उनसे जो भी प्रोडक्ट बनता है H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करने के बाद, रिमूव करने के बाद, तो वो क्या होता है, कंजुगेट बेस। क्या होता है, कंजुगेट बेस। इस एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, जब आपने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर बेस के केस में क्या होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, यहाँ पर जो बेस है ये क्या फॉर्म कर लेगा, कंजुगेट एसिड। क्या बना लेगा, कंजुगेट एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसिड क्या करेगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, बेस क्या करेगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं अपने। यहाँ से ऑप्शन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको ध्यान रखना है, किसका भाई, एसिडिटी और बेसिसिटी का। क्या कॉन्सेप्ट है, एसिडिटी और बेसिसिटी। ये हमने वैसे वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने एसिड बेस वाले टॉपिक को डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी क्या होती है, देखो कोई भी एसिड है, जैसे देखो यहाँ पर आपके पास है H2SO4। अब ये क्या करता है, जब इसने एक H पॉजिटिव आयन को यहाँ से रिमूव किया तो ये फॉर्म कर लेगा HSO4 नेगेटिव। 1 नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को रिमूव किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये एक और H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर सकता है, तो यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। अब इसके पास तो एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं है, मतलब इसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो इस एसिड की बेसिसिटी क्या है, जो इसने जितने H पॉजिटिव आयन दिए हैं, ये क्या है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव इसने जितने भी यहाँ पर क्या किए हैं, इस एसिड में से रिमूव हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमूव हो सकते हैं वो क्या होते हैं अभी, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। फॉर दिस एसिड जो बेसिसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 2। ओके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल HNO3,
HNO3 क्या करता है, नाइट्रेट आयन बनाएगा, NO3 नेगेटिव। अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोटॉन को रिमूव किया है तब बनाइए। तो फॉर दिस एसिड बेसिसिटी क्या आ गई है, 1 आ गई है। सेम ऐसी क्या होती है, ये एसिडिटी होती है। सेम ऐसी क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी कैसे आएगी, बेस के लिए आएगी। ये किसके लिए होगी, बेस के लिए। तो यानी कि जितने भी OH नेगेटिव आयन होंगे, जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, यहाँ पर रिप्लेसेबल क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पर रिप्लेसेबल क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। तो जितने भी OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल होते हैं वही क्या होती है, उस सब्सटेंस की एसिडिटी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिया NaOH, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक OH नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इसकी एसिडिटी है वो कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से हम चेक करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। अब ऑप्शंस को देखेंगे कैसे करना है। फर्स्ट क्या है, देखो H2PO2 नेगेटिव, क्या है, H2PO2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आया है, -1 है, इसका मतलब यहाँ से क्या है, एक प्रोटॉन रिमूव हुआ है। एक प्रोटॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अब क्या है यहाँ पर देखो, एक प्रोटॉन रिमूव हुआ था, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, H3PO3 क्या हो, सॉरी H3PO2, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 ही है ना, प्रोटॉन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर प्रोटॉन एक आ जाएंगे। इस नेगेटिव साइन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, एक प्रोटॉन ही तो आएगा। क्या आएगा भी, एक प्रोटॉन आएगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये किससे बना है, H3PO2 से बना है। किससे बना है भी, H3PO2 से बना है। तो इस H3PO2 के एक प्रोटॉन को रिमूव करने पर क्या बन गया, H2PO2 नेगेटिव बन गया। तो ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस है। ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फर्दर H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर सकता है, क्या ये रिप्लेस करेगा एक और प्रोटॉन को। तो देखो सबसे पहले आप H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तभी आपको ये वाले कंजुगेट बेस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो देखो फॉस्फोरस क्या है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ग्रुप 15 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस इस तरह से बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। देखो H3PO2 है ना, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, बाकी यहाँ पर जो बच गया है, एक ऑक्सीजन बच गई, 3 हाइड्रोजन बच गई है। इसको यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, देखो एक ऑक्सीजन ये आ गई, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, और तीनों प्लेस पे एक एक हाइड्रोजन हो गया है। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर एसिड बना है, इस एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है, ओनली 1। अब ये वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं है रिप्लेसेबल, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन वो वाले हाइड्रोजन होते हैं, वो वाले प्रोटॉन होते हैं जो क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। लाइक ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऐसे एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब प्रोटॉन क्या होता है, H जो है, हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर ये जब एक H पॉजिटिव को यानी कि प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो इसका कंजुगेट जो बेस है वो क्या बन गया, ये बन गया। यहाँ पर H, यहाँ H, और यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, प्रोटॉन चला गया। अब बताओ क्या इसके पास ये क्या है, यहाँ पर H2PO2 नेगेटिव। अब बताओ क्या इसके पास फर्दर और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिसको ये रिप्लेस कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये कोई कंजुगेट बेस नहीं बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और भी ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है ये। नेक्स्ट ये देखो H2PO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर भी इसके पास क्या है, 1 नेगेटिव है। इट मीन्स यहाँ से एक प्रोटॉन गया होगा, यहाँ से क्या एक प्रोटॉन गया होगा, तो ये क्या हो रहा होगा, ये होगा H3 क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर H3 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, PO3 ये होगा यहाँ पर। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो फॉस्फोरस क्या करता है, 5 वैलेंसी होने की वजह से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। 5 वैलेंसी समझ गए ना, देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के इस तरह से यूज़ हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। अब एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गई, क्या है, 2 ऑक्सीजन बच गई, 3 हाइड्रोजन बच गए। तो इसका मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे आ गए। अब देखो कितनी ऑक्सीजन बच गई है, 2 ऑक्सीजन बच गई, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने तो यहाँ पर क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, तो एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई। अब बताओ यहाँ पर इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन ये वाले हैं दोनों, ये नहीं है, ये दोनों रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर एक प्रोटॉन रिमूव हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड OH, ये OH एज इट इज़, और यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा O नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर H2, क्योंकि एक प्रोटॉन तो रिमूव हो गया ना, PO3 नेगेटिव।
अब बताओ क्या ये फर्दर इसका कंजुगेट बेस चेक करना है ना आपको। ये तो मैंने बताया है कि किससे बना है, बट क्वेश्चन में तो आपको ये दिया हुआ है, इसके लिए पूछा है कि क्या ये कंजुगेट बेस बना सकता है क्या। बिल्कुल बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी एक क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है। तो इसका जो एक और क्या है मतलब कंजुगेट बेस बनेगा, ये खुद कंजुगेट बेस है, ये क्या है खुद कंजुगेट बेस है, बट इसका भी कंजुगेट बेस बन सकता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो एक और प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऐसे पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ ओ नेगेटिव, यहाँ ओ नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया HPO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बना सकता है। उसने तो नॉट वाला पूछा था, तो नॉट वाला तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आया। एक और ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर लास्ट वाला ऑप्शन आप खुद ट्राई करके देखना। तो देखो सेकेंड, ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, H2PO4 नेगेटिव है। 4 नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हुआ होगा तो ये क्या बन जाएगा H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वही सेम फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये आ गया इस तरह से, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ आ सकती है। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड में चली गई तो 3 ऑक्सीजन बच गई, तो वो तीनों क्या है यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन जो है ये कैसी है, रिप्लेसेबल। तो इस एसिड की जो बेसिसिटी आई है वो कितनी आ गई भाई, 3। कितनी आ गई, 3। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, H2PO4 नेगेटिव, यानी कि एक प्रोटॉन रिमूव करने के बाद तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड OH और ये O नेगेटिव। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो कि क्या ये फर्दर कंजुगेट बेस बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बची हुई है। तो ये बना सकता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब ये भी बनाएगा। उसने नोट वाला पूछा था। ये वाला स्ट्रक्चर आप खुद ट्राई करके देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। यहीं पर एंड करते हैं हम आज का डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हमने फीमेल शिफ्ट के लिए पेपर को डिस्कस किया है, और जो इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं इसी शिफ्ट के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।